अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। तो हम लोग आज एपिसोड 4 ऑफ वहशते मीशम के साथ हाज़िर हो गए हैं और राइटर का नाम है नोवेला गर्ल। तो चलते एपिसोड की तरफ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और फिर वो तैयार होकर नीचे आई थी, सिंपल से पिंक कलर के शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र पहने। वो उस लम्हे बेहद सोबर और डिसेंट लग रही थी। दुपट्टा सलीके से सर पर टिका था, हाथ में डॉक्यूमेंट्स फाइल थी और पर्स कंधे पर था। मीशम के कदम ने बाहर का रुख किया। वो यूं ही पहुँचे थे। हर तरफ स्टूडेंट्स का रश और भरमार था। वह आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। एडमिन ऑफिस पहुंचकर उसने सब कुछ खुद ही किया था। तकरीबन 4 से 5 घंटे उन्हें वहाँ लग गए थे। सब सुबह के 9 बजे के गए, वो 2:30 के बाद फारिग हुए थे। कुछ खाएंगी मोहतरमा? वहाँ से निकलते वो पूछ रहा था। अब वो क्या जवाब देती? जब वो कुछ नहीं बोली तो वो मुड़कर देखने लगा। मैंने कहा आ तो रही है ना? आ रही हूँ। वो मुश्किल से उसकी स्पीड के साथ चल रही थी। अब वो गाड़ी में बैठ गए थे। आप थोड़ा आहिस्ता नहीं चल सकते? ओह सॉरी। अब उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट में रोकी थी। खाने का ऑर्डर देकर अब वो इंतज़ार कर रहे थे। तो आप ITBS कर रही हैं? जी, वो मुख्तसर सा बोली। मैं कुछ दिन तक यहीं आ जाऊंगा। आई नो आपको आज़ादी फील नहीं होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, हद है। एक ही बात को पकड़ कर बैठ गए हैं। वनीज़ा दिल में बोली थी। खैर तो कब तक आ रहे हैं आप मेरी फ़िज़ाओं में जहर घोलने? वो पूछ रही थी। ओफ वनीज़ा की ज़बान। मगर मुकाबिल का दिल भी शायद बेहद बड़ा था। धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत जल्द, शायद 1-2 हफ्ते में। अभी तो टाइम है खुलकर सांस ले लेने को। मीशम ने दिलचस्पी से उसे देखते चेयर से टेक लगाई थी। खाना आ चुका था। शुरू करें मोहतरमा? उसने प्लेट उसके सामने रखी और चम्मच से खाना डाला। एकदम वनीज़ा स्टॉक हो गई। ये एक जेस्चर था, कोई मामूली बात नहीं थी। अब वो अपनी प्लेट फुल कर रहा था, मगर फिर वो चौंका। वो बैठे खाने को घूर रही थी। व्हाट हैपेंड मोहतरमा? खाना खाए, फिर घर भी जाना है और रास्ते से कुछ चीज़ें भी लेनी है। आखिर आप पढ़ाई शुरू करने वाली हैं। यू नीड टू मच। वनीज़े होश में आते खाने की तरफ मुतवज्जह हुई थी। फिर कुछ देर बाद खाने से फारिग होकर वो उसे मुख्तलिफ चीज़ें लेकर दे रहा था, नोट पैड, रजिस्टर्स, बॉल पेन, और वह कंफ्यूज से उसके पीछे चल रही थी। कितनी देर की खज्जल ख्वारी के बाद बिलाखिर वो लोग गाड़ी में आ बैठे। जब उसे कुछ याद आया, वनीज़ा योर सेलफोन? उसने कहते अपना सेलफोन निकाला था, मगर उसे जवाब न मिला तो वो उसकी तरफ देखने लगा। बोले, कहाँ है आपका फ़ोन? मुझे दे। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है, अमार ने ले लिया था। बाद में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं घर से निकली ही नहीं। वो बेचारगी से बोली। मीशम ने अपने अंदर की उबाल को सख्ती से दबाया। ओके, कोई Gmail लैपटॉप पर होगी ना? नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। लैपटॉप भी वहीं रह गया। मैं लाई नहीं। मीशम का दिल क्या सर पीट ले। तो तुम BSID की स्टूडेंट IT की स्टूडेंट, तुम्हारे पास सेलफोन और लैपटॉप नहीं है? वो भड़का था तो वो फ्लो में उसे बोल गया था। वनीज़े ने नज़र उठाई थी। नहीं, ये तो नहीं है, अब क्या करूं? वो कौन सा कम थी? मीशम ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। उसका मूड ऑफ हो गया था। कुछ देर बाद वो एक मोबाइल प्लाजा में मौजूद थे। वनीज़ा हैरत से उसे देख रही थी। चले? वो उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर बोला था। वो बाहर निकली तो वो आगे चल पड़ा। उसकी मतलूबा शॉप 20 मिनट में थी। सो सीढ़ियाँ उतरे थी। सीढ़ियों पे बेहद रश था, जिसे देखते ही वनीज़े को बेसमेंट में थी। वनीज़े को हॉल उठने लगे थे। अब वो ग्राउंड डिप्लेस से घबरा क्राउडेड प्लेस से घबराती थी। वो बाहर ही खड़ी रही थी। जब आधी सीढ़ियाँ उतर चुकी मीशम ने मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी। वो वापस आया था। चले ना, खड़ी क्यों है? मुझे डर लगता है। देखे ना कितना रश है, वो रूहानी से बोली। मीशम ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। तूफान गुजर चुका था, मगर उसके असरात बहुत देर तक रहने वाली थी। वो उसके घर की लाडली बेटी, जिसके
बेझिझक तबीयत थी, मीशम को अनकंफर्टेबल करती थी, आज रस से डर रही थी। उस लम्हे मीशम ने उसका हाथ पकड़ा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसे समझने का मौका दिए बगैर वो सीढ़ियों पर कदम रख चुका था। वो उसके साथ खींची जा रही थी। सारा डर, सारी झिझक पीछे रह गया था, बल्कि अभी तो उसके अंदर उबाल उठ रहे थे। मतलब हाथ ही पकड़ लिया। उसने वनीज़ा के लिए आईफोन लिया था और साथ ही एलिड बुक, जो उसने यूनी वर्क में उसकी हेल्प कर सकेगी। 5 लाख की पेमेंट करके वो शाखर्च वहाँ से निकला था। वनीज़ा फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो गाड़ी में बैठा उसका आईफोन फंक्शन कर रहा था। सिम वगैरह उसका पुराना नंबर निकलवा लिया था। हियर इज़ योर फ़ोन, मुझे बाबा ले देंगे। उसने मोबाइल लेने को हाथ नहीं बढ़ाया था। अब आप बाबा की नहीं, बाबा के दामाद की जिम्मेदारी है। उसने उसका हाथ पकड़ते मोबाइल उस पर रखा था। मेरा नंबर भी है इसमें। वो कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फ़र्ज़ है ये सब, और आपका हक है। वो जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पर आप अपना हक नहीं बख्शती। वो चुप रही थी। उसने फ़ोन हैंड बैग में रख लिया था। थैंक यू हल्के से कहा गया था। माय प्लेजर मोहतरमा, उसने मुस्कुराते कहते गाड़ी स्टार्ट की थी। 4 बजे वो घर दाखिल हुए थे। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो, जिन्होंने मेरा मार सुटिया, ओहो। लॉन्च में तूफान बदतमीज़ी बरपा था, क्योंकि माहिर और मिकाल के दोस्त अली और शानी आए हुए थे। उसे देखते उन्होंने म्यूज़िक बंद किया था और सारे ही सीधे होकर खड़े हो गए थे। एकदम मीशम को उलझन हुई थी। वजह वनीज़े की वहाँ मौजूदगी थी। कैसे हो बच्चे, वो उनसे मुसाफा कर रहा था। फाइन भाई, आप कब आए? और तुम लोगों ने हमें बताया भी नहीं कि भाई आए हुए हैं। उन्होंने गिला किया। मैं बाद में आता हूँ, फिर बात होती है। चले वनीज़े। उसने वनीज़े को चलने का इशारा किया था। वो दोनों अब अपने कमरों को गए थे। और ये चाइना अमेरिका मज़ाकरात कब हुए? शानी ने मिकाइल से पूछा था। ये मज़ाकरात हो चुके हैं ब्रो, तुझे खबर नहीं हुई क्या? मतलब ये कि वनीज़ा साहिबा भाभी बन चुकी है हमारी, माहिर ने कहा था। हैं, वो अभी भी नहीं समझे थे। ओफ हो डफर, भाई और वनीज़े का निकाह हो गया, सो भाभी ही हुई ना हमारी। मैं कल से यूं ही जाऊंगी। रात के खाने पर सबकी मौजूदगी में वनीज़े ने न्यूज़ ब्रेक की थी। चौके मंसूर साहब और जैद साहब को इस बारे में इल्म नहीं था, इसलिए उन्हें हैरत का झटका लगा। क्या मतलब, तुमने सेमेस्टर अनफ्रीज करवा लिया? जैद साहब ने पूछा। कब गई थी और किसके साथ गई? अब मंसूर साहब हैरत से पूछ रहे थे। वनीज़ा ने सर झुकाया था, प्लेट से चम्मच लगाई और फिर बोली, बाबा के दामाद के साथ गई थी चाचू। वो पुरसुकून थी। टेबल पर हल्की सी हंसी की आवाज़ आई थी, जो मिकाल और माहिर की थी, जबकि मिशम सर झुकाए दिलकशी से खुलकर मुस्कुराया था। अच्छी बात है बच्चे, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी करे, जैद साहब ने दाद दी थी। वहीं मंसूर साहब बेटे के चेहरे पर फैले सुकून को देख रहे थे, जो उसके लम्हे सर झुकाकर मुस्कुराते उन्हें बेहद प्यारा लगा था। वो मसरूर से उनका दिल पर सुकून कर गया था। खाने के बाद वो चाय के 2 कप बनवा कर उसके कमरे में ले कर आए थे। वो उनको देखकर एहतरामन खड़ा हो गया था। चाय पियेंगे एसएसपी साहब? उन्होंने कब आगे किया था। नेकी और पूछ फौरन कब थम गया। तो कल जा रहे हो? वो बैठते पूछ रहे थे। जी बाबा। और फिर कब आओगे? बहुत जल्द बाबा, हमेशा के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वनीज़े को तुमने कन्विंस किया? जी बाबा। कैसे? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहाँ आसानी से बताने वाला था। अपने बेटे की सलाहियत का मुतरफ होना चाहता हूँ बस बच्चे, इसलिए जानना चाहता हूँ। वो फिर से मुस्कुराया था। मैंने बस उन्हें इंडिपेंडेंट होने का फ़ायदा बताया बाबा, बस। हाँ, और वो मान गई? जी, वो मान गई। पहले तो तुम उसे इतनी इज्जत नहीं देते थे। ये अब आप जनाब का क्या तुक है? बाबा यार, क्या करते हैं, हर बात क्यों निकलवा रहे हैं? पहले मेरी बीवी नहीं थी ना वो, अब बीवी है, मेरी शरीके हयात, मेरे लिए मुअज़्ज़िज़। और बस मुझे समझने नहीं आती क्या कहूँ, तो आप ही कह देता हूँ। वो कुछ कंफ्यूज हुआ था। लाख कॉन्फिडेंट सही, बाप के सामने बेचारे को शर्म आ रही थी। सुबह वनीज़े को यूनी छोड़ने वो खुद गया था। सफ़र खामोशी से तय हुआ था। वो उतरने लगी तो मीशम ने रोका। सुने, आज आप
माहिर या मिकाइल के साथ भी आ सकती थी, लेकिन खुद छोड़ने आने का मकसद ये था कि आपको एहसास करवा सकूं कि आप मेरी ज़िम्मेदारी है। उसने मेरी पर जोर दिया था। यूँ समझे, आज आप नए सिरे से सफ़र शुरू करने वाली है। पिछले सफ़र के अंधेरों को निकाल फेंकें और खुशी के साथ आगाज़ करें। और सबसे बड़ी बात, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही कहती है लोग जैसे नज़र आते वैसे नहीं होते। वनीज़ा गाड़ी का दरवाज़ा थामे खड़ी थी और वो गाड़ी के अंदर था। अब वो बाहर निकला था। एंड वन थिंग मोर, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। वनीज़े को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। ये सब ज़्यादा हो रहा था। अपना फ़ोन ऑन रखिएगा। वापसी पर माहिर और मिकाइल के साथ आइएगा। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, वो आते हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि उनकी गाड़ी खड़ी हुई। ले, वो आ गए। वो दोनों उनके साथ आ खड़े हुए थे, मिकाइल, माहिर। उम्मीद है तुम लोग मायूस नहीं करोगे। फिर वो उनके गले लगा था, क्योंकि उसने चलने जाना था। और खामोश खड़ी वनीज़े को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहा था। मिलाकर 1.5 साल बाद वनीज़ा ने दोबारा यूनिवर्सिटी में कदम रखा था। दिल की धड़कन को संभालती वो उन दोनों के दरमियान चल रही थी। 2 हफ्ते गुजरे थे। इस दौरान उन मेशम ने उसे दोबारा कॉल की थी। वो बोलता रहा था और वह खामोश समाई बनी सुनती रही थी। और आखिरकार कॉल बंद हो गई थी। दोनों दफ़ा सेम हालात थे। कुछ दिन बाद वो आने वाला था। आज वनीज़ा की प्रैक्टिकल क्लास थी, इसलिए वह अकेली आई थी। और वो दोनों छुट्टी पर थे जब एक अजीब बात हुई। एक 22-23 साल के करीब लड़का उसके पास आया था। वो उस वक्त फ्री खड़ी थी। अगली क्लास आधे घंटे बाद शुरू होनी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, उस लड़के ने सलाम किया था। यह हैरत ज़दा वाली बात थी। वालेकुम सलाम, उसने याद करना चाहा। क्या उसने पहले कभी इसे देखा है? मगर चाहकर भी उसे याद नहीं आया। आप कौन भाभी? मैं हम्माद, अमार भाई, मेरे बड़े भाई हैं। अमार का भाई? वो परसोच सी बोली। पहली बात, मेरा अमार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात, अमार का कोई भाई नहीं था। सो मुझसे दूर रहे मिस्टर। अरे नहीं भाभी, मैं उनका भाई हूँ और मैं 5 साल बड़ा अब्रॉड से आया हूँ, इसलिए आपको नहीं पता। 5 साल बाद? अच्छा। और मम्मा पापा मुझसे नाराज़ भी थे, इसलिए। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्या मतलब? वो मुड़कर खड़ी हुई थी। भाभी, बाई को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। वो सख्त तकलीफ़ में है। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें माफ़ कर देंगी तो उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। वनीज़ा एक लम्हे को रुकी थी, लेकिन फिर तलख़ी से बोली थी, मेरी तरफ़ से तुम्हारा भाई तड़पे सके मुझे परवाह नहीं है। जाओ और आइंदा मेरे पीछे मत आना। वो चली गई थी। घर आकर भी वो सख्त ससोपंच का शिकार रही थी। वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। अभी भी वो दिमाग और दिल की जंग में थी। दिल कहता माफ़ कर दो और दिमाग कहता भूल गई। रातें जो सिसकते हुए गुजारी थी तुमने। अगले दिन जब मिकाल और माहिर अपने क्लास लेकर निकल रहे थे तो उस वक्त वनीज़ा की एक क्लास फ्री थी। वो उस वक्त लॉन की बेंच पर बैठी थी जब कल वाला लड़का फिर से आन पहुंचा। वो बेहद परेशान था और वनीज़ा की मिन्नतें कर रहा था। वनीज़ा ने उसकी बात सुनकर इग्नोर की थी। वो कठोर बनी बैठी रही थी और फिर वो उसे बोलता छोड़ उठ खड़ी हो गई। घर आकर वो उलझी सी थी जब मिकाल और माहिर उसके पास आ बैठे थे। क्या बात है भाभी, परेशान हो? कोई बात नहीं भाई, सब ठीक है। वो सही हो बैठी थी। वो उनके साथ घुल मिल गई थी। वो लोग देर तक बैठे रहते। वो भूल गई थी कि उन दोनों में कोई हम्माद भी उससे मिला था। तीसरे दिन वो यूनी से वापस आकर आज के दिन के बारे में सोच रही थी। आज हम्माद ने उसको अम्मार की पिक्चर दिखाई थी। वो बेहद तकलीफ़ में था। एक वीडियो भी दिखाई थी जहाँ वो हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद था। ओह फनीजर, अच्छा सोचो सोचो एसएसपी साहब क्या कर रहे होंगे। उसने खुद को डपटा। अभी वो ये सोच रही थी कि उसका फ़ोन बजा। बाबा का दामाद का कॉलिंग। पिछली बार कॉल आई तो पिछली सिम की बदौलत बिग ब्रो लिखा आया था। तब उसने चेंज करके जब सब कुछ समझ में आया तो यही रख दिया। वो मुस्कुराई थी। बड़ी लंबी उम्र है एसएसपी साहब की। वो ना चाहते हुए भी उसको वजूद को आदी हो रही थी। उसने कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? जह नसीब, आज तो मोहतरमा हमारा हाल पूछ रही है। जी, अब आप जो ढीठों की तरह कॉल करते हैं तो अब हाल तो पूछना पड़ेगा ना। ये भी ठीक है। वो मुस्कुराया था। और सुनाए, कैसा रहा दिन? वनीज़े का दिल चाहा उसे बता दे, लेकिन उसने सख्त तबीयत और कुछ रिश्ते की झिझक में आकर वह चुप हो गई।
ठीक था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन बस यही कह पाई। अच्छा, मुझे एक न्यूज़ सुनानी है, वो पुरजोश सा बोला था। क्या परसों परसों अवार्ड सेरेमनी है बेस्ट कॉप के लिए एंड आई एम नॉमिनेटेड। मे भी मुझे मिल जाए, अच्छी बात है। और इतना ही कह सकी। जवाब में उसका खुश मान्य पड़ता था पड़ा था। फिर कुछ ही देर बाद वो कॉल बंद कर गया। सुबह वो फिर से यूं ही मौजूद थी। और फिर जो ही वो मिखाइल और माहिर से दूर हुई, हम्माद किसी बोतल की जिन की तरह नमूदार हुआ था। प्लीज़ भाभी प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ एक बार भाई को माफ़ कर दे और उनसे मिल ले। फिर तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ भाभी। देखें मिस्टर, आप जो कोई भी है, मेरा पीछे छोड़ दे। मुझे आपसे और आपके भाई से कोई गर्ज नहीं। वो चली गई थी। 1 हफ्ते होने को आया था। वो रोज़ उसे मिन्नतें करता, रोज़ वास्ते देता, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच न हिली थी। अगले रोज़ वनीज़ा की सिर्फ एक ही क्लास थी। माहिर ने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अपने ऑफिस जाना था। उसका एमबीए का लास्ट सेमेस्टर था और मिकाइल बुखार में तप रहा था। वो उसके जाना चाह रहा था मगर वनीज़ा ने कहा, एक ही क्लास है भाई, मैं घर आ रही हूँ, बस अभी आ जाऊँगी। उसने मसला हल करना चाहा क्योंकि माहिर चला गया था और मिकाइल वज़िद था कि वो उसके साथ यूं नहीं जाएगा और वो उसे अपनी वजह से बेआराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, वापसी पर खुद आ जाना। मिकाइल ने कहा, ओके, जब क्लास एंड होगी तो मैं यूनी बस से आ जाऊँगी। मैक्सिमम मुझे 4 बज जाएंगे। मिकाइल ने उसे यूनी ड्रॉप किया था। वो जो ही क्लास के लिए बढ़ी, उसी वक्त हमाद उसके सामने नमूदार हुआ। भाभी प्लीज़ भाभी, भाई बहुत तकलीफ़ में है, उन्हें सांस नहीं आ रही, प्लीज़ भाभी, आपको अल्लाह का वास्ता प्लीज़ चले, सिर्फ एक बार, सिर्फ 10 मिनट, आप एक दफ़ा कह दें, सिर्फ एक बार। वनीज़ से रुकी थी और यह हम्माद का हौसला बढ़ाता। भाभी मेरी बहन की तरह, मेरा भाई भी सिसकते तड़पते मर जाएगा। और यहाँ वनीज़े का दिल पिघला था। प्लीज़ भाभी, उन्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ आप मेरे साथ आएँ, सिर्फ 10 मिनट। उसने हाथ जोड़े थे। अब वो उसने मायूस होकर रुख मोड़ा तो वो बोल उठी, सुनो, सिर्फ 10 मिनट, जी जी सिर्फ 10 मिनट। उसे तो गोया हफ्ते अलकीन की दौलत मिल गई थी और वनीज़ा सिकंदर अपनी रहमदिली की बदौलत एक दफ़ा फिर धोखा खा चुकी थी, क्योंकि जो अंदर जाता है वो असर तो दिखाता है। और यही हुआ था। वो अम्मार को माफ़ करने उसके साथ चल दी थी और यहाँ वनीज़ा सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खमियाजा उसके साथ साथ कोई और भी भुगतने वाला था। वो आज बेहद खुश था। एक तो वो वापस अपने शहर आ रहा था, दूसरा कल SIU की अवार्ड सेरेमनी थी। उसे 100% यकीन था कि उसे बेस्ट कॉप का अवार्ड मिलने वाला है। शाम के 5 बजे वो घर दाखिल हुआ था। घर पर एक अलग ही अफरा तफरी मची हुई थी, जबकि उसे देखते कुछ हलचल भी मची थी। क्या हुआ मम्मा, कोई परेशानी? वो नुसरत बेगम से पूछा था। परेशानी? वो बेटा, वनीज़ा अभी तक घर नहीं आई। 4 बजे उसके क्लास ख़त्म होनी थी। माहिर लेने गया था, लेकिन वो जो बैठा अभी शू लेस खोल रहा था, फ़ौरन खड़ा हुआ। क्या मतलब माहिर लेने गया था? मिकाइल कहाँ है? और वो दोनों उसके साथ नहीं गए? वो मोबाइल निकाल कर पूछ रहा था। नहीं, वो मिकाइल को बुखार था और माहिर प्रोजेक्ट बना रहा था, इसलिए ऑफिस गया था। वो उसे बता रही थी जब वो आंधी तूफान की तरह बाइक स्टार्ट करता निकल गया था। जाते जाते 5:30 हो गए थे। यूनी का ऑफ टाइम हो गया था। उसने अपनी निगरानी सब जगह चेक करवा गया, मगर उसका नामो निशान भी नहीं था। मिशम ने उसका फ़ोन भी मिलाने की कोशिश की, मगर वो बंद था। क्या मैं CCTV फुटेज देख सकता हूँ? श्योर सर, बट इतने सारे कैमरेज देखने में वक्त लगेगा। आप मुझे इंटरेक्शन पर मौजूद कैमरास इंटर वाले जगह पे मौजूद कैमरा के फुटेज दिखा दे। ओके सर। वो फुटेज देख रहा था। 5 एंट्रेंस एंट्रेंस डोर थे, 3 फंक्शनल थे और सारे दिन की फुटेज दिखाता तो यहाँ बैठा रह जाता। सही। उसने पिछले घंटे की फुटेज देखी। आखिर गेट नंबर 3 से वो उसे निकलती नजर आई। वो नॉर्मली जा रही थी, मगर मिशम को कुछ खटका। उसके आगे एक लड़का था। ट्रैक दिस बॉय, ये कहाँ कहाँ से गुजरा है? हैरत अंगेज तौर पर वो लड़का 4 कैमरेज में कैप्चर हुआ था। चारों में वो उसके पीछे था। सर, ये मामला कुछ और है। कंट्रोल रूम वाले की ज़ुबान हिली थी।
सही कह रहे हो, एक और बोला था। ये मामला कुछ और है, लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है। मीशम का सबर जवाब दे रहा था। शट अप, वो धाड़ा था। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी कहा तो ज़ुबान काट दूंगा, वो कहते हुए निकला था। उसने अपनी टीम यानी ज़ारा, आमिर, अरहम और राशिद को कॉल मिलाई थी। अब वो सब स्क्रीन पर आ रहे थे। उन्हें मुख्तसर सूरत हाल समझाते उसने उस लड़के का बायोडाटा निकलवाया था। दूसरी तरफ मिकाइल और माहिर भी उसे ढूंढ रहे थे। वो उसकी क्लास फेलोज वगैरह से पता कर रहे थे, मगर कोई सुराग नहीं मिला था। वक्त गुजर रहा था, वो कोई भी सर सिरा हाथ नहीं आया था। 5 से अब रात के 8 का वक्त हो चुका था। मीशम का सर दर्द से फट रहा था। वो घर आया था। मामा, आपने वनीसा के बिहेवियर में कोई चेंजिंग महसूस की? वो एक प्रोफेशनल की तरह पूछा था। नहीं बच्चे, हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, नुसरत बेगम ने जवाब दिया। सलमी बेगम का तो रो रो के बुरा हाल था। ज़ाद साहब के कंधे अलग झुके हुए थे। वो खड़ा हुआ था। मिकाल और माहिर भी वहीं मौजूद थे। तुम लोगों से कोई बात की हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन कुछ गुमसुम से बैठी थी, हमने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं। माहिर ने डिटेल्स से बताया। ठीक है, दुआ करो वो सही सलामत मिल जाए। तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करूँगा। उसने उन्हें घूरा था। जो जो अब जवाब में वो दोनों चुप हो गए थे। मीशम ने सीसीटीवी से ही कार का नंबर देखा था जिस पर वो उस लड़के के साथ बैठी थी। उसने गाड़ी के ऑनर का पता करवाया था। मालूम हुआ था कि वो गाड़ी 2 दिन पहले चोरी है, उसे राशिद ने बताया था। मतलब ये सब सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ था। वो यूं ही गायब नहीं हुई थी। यस सर, रात हो रही है, हमें सब जल्दी जल्दी करना होगा, आमिर ने कहा था। उस वक्त वो अपने ऑफिस में था। ठीक कह रहे हो आमिर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आई अंडरस्टूड सर। सर, कोई ऐसा इंसान जिसके आपके साथ या भाभी के साथ दुश्मनी हो, राशिद ने पुरसोच अंदाज में कहा था। मिशम खामोश रहा। यस राइट, वेट, मैं तुम्हें उसका एक फ़ोन नंबर देता हूँ, मे भी कोई हेल्प मिले। उसकी लास्ट लोकेशन चेक करो। ज़ारा, इट्स ऑल ऑन यू। उसने ज़ारा को देखा। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। गुड, लेट मी टेल यू। कुछ देर ही गुजरे थी कि मिशम ने उसे 3 से 4 फ़ोन नंबर्स दिए थे। अब वो उन पर काम कर रही थी। वो खुद आमिर के साथ अमार के घर गया था। उसकी अम्मी घर पर थी। उनसे मालूम हुआ था कि वो शहर से बाहर गया हुआ है। अगर आपका इससे राब्ता हुआ तो ज़रूर बताइएगा। उससे के कहकर वो चला गया था। 9:30 का वक्त हो गया था। अभी तक कोई सिरा नहीं मिला था। उसे उस वक्त बेहद बेबसी का एहसास हुआ था। वो वापस गया तो ज़ारा तैयार खड़ी थी। सर, 3 नंबर्स की लास्ट लोकेशन पिंडी शो हो रही है। चौथा नंबर अभी अभी एक्टिव है और लोकेशन पिंडी ही है। मतलब ये 3 से 4 दिन से पिंडी में ही है। मिशम सोच में था। फिर एकदम वो चौंका। ज़ारा, उसका कॉल लॉग चेक करो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ज़ारा दोबारा मसरूफ़ हो गई थी। मिशम ने वक्त देखा। 10:05 हो रहा था। उसने घर कॉल की थी। दरअसल वो जानना चाह रहा था कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। नुसरत बेगम के बाद सलमी बेगम ने बात की थी। मिशम, कुछ करो, रात बढ़ रही है। मेरी बच्ची, मुझे कहीं से ला दो। वो रो रही थी जब जैद साहब ने मोबाइल लिया। मिशम बेटा, मुझे मेरी बेटी सुबह से पहले चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया था, वो सख्ती से बोले थे। कॉल बंद हो गई थी। मिशम गहरी सांस खारिज करते बैठ गया था। उसी वक्त ज़ारा की ऊंची आवाज़ गूंजी थी। सर, आपका शक दुरुस्त है। जिस टाइम वनीज़ा गायब हुई उसी वक्त, मतलब 4:05 पर अमार को एक नंबर से कॉल आई और फिर कई बार उस नंबर से कॉल आती रही। अभी आखिरी कॉल घंटा पहले हुई है। फिर ये नंबर बंद है। वेरी गुड जॉब ज़ारा, मतलब सस्पेक्टेड। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब अगर तुम कुछ घंटे पीछे जाओ तो तुम्हें मालूम होगा कि वनीज़ा हम्माद के साथ गाड़ी में बैठी थी। वो बार बार उसे यकीन दहानी करवा रही थी कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए जा रही है। जब अचानक उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम पिंडी जा रहे हैं भाभी। लेकिन नहीं, तुम मुझे घर छोड़ कर आओ। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम्हारे साथ आई थी। वो कुछ पैनिक हुई थी और फिर उसकी आँख हैरत से फैली क्योंकि हम्माद ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था और कुछ ही देर में वो होशो खरोश से बेगाना होने लगी थी। मिशम की आंखों से शहर की डिजिटल नक्शे की छानबीन की। इसका गैर मामूली तजुर्बा, तजियाती जहन हर मुमकिन बरतरी के साथ दौड़ रहा था। वो जानता था कि अम्मार चालाक है।
हर काम बेहद चालाकी से करता है और हमेशा अपने ताब्बुक करने वाले से ताक़ुब करने वालों से एक कदम आगे रहता है। लेकिन मिशम उससे टकराने को पुरअज़्म था। वो अपनी टीम की तरह मतवज्जा हुआ। मुझे अम्मार की आखिरी लोकेशन चाहिए, मिशम ने अपनी आवाज़ को मजबूत और कमांड करते हुए कहा। लेकिन मुझे सिर्फ कोई जगह नहीं चाहिए, मुझे सही कोऑर्डिनेट, टाइम स्टैम्प और शेल टावर आईडी चाहिए। चंद मिनटों में ज़ारा ने डेटा तक रसाई हासिल कर ली और स्क्रीन पर शहर का एक डिजिटल नक्शा नमूदार हुआ, जिससे अमार का मकाम की निशानदेही की गई। आदा दो शुमार का तज्जिया करते हुए मिशम की आंखें सिकुड़ गई। इर्द गिर्द के कैमरे से निगरानी की फुटेज हासिल करो, उसने हुक्म दिया। उसका दिमाग पहले से ही मुमकिनात के साथ दौड़ रहा था। इस वक्त 11:30 हो रहे थे। वक्त कम है गाइस, उसने याद दहानी करवाई। टीम ने तेज़ी से सीसीटीवी नेटवर्क तक रसाई हासिल की और स्क्रीन पर तस्वीर की एक लहर नमूदार हुई। मिशम की आंखें सब साकिन थी। फुटेज में उसने वही गाड़ी देखी थी और फिर गाड़ी तो कैमरास से बच कर रही थी, लेकिन एक टॉल प्लाजा खिड़की में कार की लाइसेंस प्लेट का हल्का सा अक्स दिखा और उसकी आंखें उस पर जमी हुई थी। उस तस्वीर को जूम करो, उसने अपने दिल की धड़कन को संभालते हिदायत की। मैं वो लाइसेंस प्लेट नंबर देखना चाहता हूँ। ज़ारा ने तस्वीर को जूम किया था और प्लेट नंबर पढ़ते ही मिशम की आंखें फैल गई। ये वही गाड़ी है, उसने तस्दीक की। अब वनीज़े को ढूंढते हैं। और फिर अचानक उसने देखा, करीबी ट्रैफिक कैमरे की रोशनी में उसे वनीज़े का पिंक बैग चमकता नजर आया। यस, वनीज़े इस कार में है। मिशम का चेहरा पुरअज़्म था। तुम सब पहले पिंडी लोकेशन पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैं पिंडी के लिए निकलता हूँ। वो कहते अपनी पिस्तौल लोड करते निकल गया था, जबकि बाकी लोग उसकी दी गई हिदायत पर अमल कर रहे थे। आधे घंटे का रास्ता उसने 20 मिनट में तय किया था। एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा वो कुछ लम्हों में अमार के सर पहुंचा था। या तो वो खुद एतमाद था या बेहद बेवकूफ़, जो उसके साथ कोई बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। मिशम पहली साइड से एंटर हुआ था। दीवार के साथ साथ रेंगते वो अंदर की तरफ बढ़ा था। वो कोई बोसीदा सा घर था। मिशम को वनीज़े नज़र आई थी। वो एक चेयर पर बंधी थी। मिशम ने लब भींचे। वो कुछ देर तक इर्द गिर्द का जायज़ा लेता रहा था। कल अमार को मिलाकर 3 ही लोग थे। मिशम ने सबसे पहले एक को ठिकाने लगाया। अब सिर्फ वो हम्माद और अमार ही रह गए थे। जो ही हम्माद बाहर की तरफ बढ़ा, मिशम ने उसके गर्दन की मखसूस नस दबाते उसे बेहोश किया था। अब मिशम खुलकर अमार के सामने आया था। कैसे हो बेगैरत इंसान, मिशम ने वार किया था। तुम? वो हैरान हुआ था, मगर यह हैरानी कुछ लम्हे की थी। वनीज़ा नीम बेहोश थी, मगर जो ही उसने मिशम की आवाज़ सुनी, उसके जहन जागने की कोशिश की। वाह वाह मिशम सिकंदर, मैंने कहा पहले जख्म भरने लगे हैं, नहीं चोट देने का वक्त आ गया। वो इस्तंजाया मुस्कुराया था, मगर अमार मर्दानी भी किसी चीज़ का नाम है ना। औरतों को आड़ बनाने वाले को बुज़दिल कहते हैं। मिशम ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। मिशम सिकंदर, क्या मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है कि यह खेल किसने शुरू की थी? वनीज़े की आंखें गेंद की तरह इन दोनों पर घूम रही थी। अफसोस अमार, तुम्हें गलतफहमी है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत किया है। ऐसा नहीं है, वो उस रात किसी और के साथ कमरे में मौजूद थी। मैं तो बस उसे वहाँ से निकाला था और मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ गई। जाने क्यों वो सफाई दे रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम मिशम, मुझे बस बदला लेना है। उसने गन मिशम पर तानी थी। इसी लम्हे मिशम ने भी गन निकाली थी। वनीज़ा अपने हाथ खोल रही थी। उसे डर लग रहा था। अमार जैसे शख्स का कोई भरोसा नहीं था, वो गोली चला भी देता। उसने तेज़ी से हाथ खोले थे। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्यों, वो खुद नहीं जानती थी। बुरा से ऊपर का
वक्त हो चुका 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। उसी लम्हे अमार ने गोली चलाई थी। मिशम के हाथ से गन दूर जा गिरी थी क्योंकि गोली मिशम के कलाई को छूती निकली थी। उसके बाद तो गोया उसने फायरिंग खोल दी थी। मिशम डॉज देते खुद को बचा रहा था। उसी लम्हे फिजा में एक और फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी और अमार गिरा था। मिशम ने देखा था वनीज़ा के हाथ में गन थी और गोली सीधा अमार के सीने को चीरती दीवार में पेवस्त हुई थी और वनीज़ा फटी आंखों से उसे देख रही थी। ये क्या क्या मिशम के सराते होंठ से निकला था। वो आपको मार देता। डर के मारे वनीज़े का बुरा हाल था। मिशम ने आगे बढ़ते उसकी नफ्स टटोली जो बिल्कुल खामोश थी। उस लम्हे फिजा में शायरन की आवाज़ गूंजी थी। पुलिस आ चुकी थी। मिशम का दिल धड़क धड़क कर बाहर आने को था, जबकि वनीज़े का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। फिर तेज़ कदमों की आवाज़ करीब आई थी। वो उसी लम्हे मिशम ने वनीज़े के हाथ से पिस्तौल लेते अपने शर्ट से साफ की थी और हाथ में अपने गन पकड़ने के स्टाइल में पकड़ ली थी, तो गोया मिशम सिकंदर ने कत्ल अपने सर ले लिया था। अब पुलिस अंदर आई थी। फीमेल कांस्टेबल ने वनीज़ा को कवर किया था, जिसकी नज़रें उस पर थी जो बेहिस्सो हरकत खड़ा था। वो सच बात तो ये थी कि वो उसका दिमाग उस वक्त कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। और फिर आधे घंटे बाद वनीज़ा सिकंदर अपने घर पर थी, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। घर आकर भी वनीज़ा गुमसुम थी। वो किसी की भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। इसने सिर्फ एक काम को क्विकली किया था और वो था फायर करना। सलमी बेगम ने खुद से लगाते रो रही थी। नुसरत बेगम भी साथ थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मिकाइल और माहिर इस वक्त बेचैन से खड़े थे। मिशम के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब किसी ने सोच के तहत माहिर ने टीवी ऑन की थी। ये लम्हे न्यूज़ एंकर बार बार चीख कर न्यूज़ दे रही थी। नाजरीन, अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मशहूर एसएसपी जो हर लम्हा खबरों की जीनत बने रहते हैं। उन पर कत्ल का इल्ज़ाम है। अब देखना यह है कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे या फिर उन्हें सज़ा होगी। वो हथकड़िया में पुलिस के हिरासत में जा रहा था। बिखरे बाल और होलिया वाकई में कोई गुंडा मावाली ही लग रहा था। नुसरत बेगम के हाथ सीने पर पड़ा था। किसका कत्ल क्या किया है उसने? वो पूछ रही थी। सबकी नज़रें वनीज़े पर थी जो बेहिस्सो हरकत बैठी थी। मंसूर साहब ने फ़ोन निकाला और उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वो कुछ बोल नहीं रही थी और कहीं वो उससे और से उन्हें पता नहीं लग रहा था। जब अचानक मिकाइल के दिमाग ने काम किया। अरहम से पूछते हैं। हाँ, जल्दी कॉल मिलाओ। अरहम से बात हुई। उसने बताया था कि मिशम के हाथों अमार को गोली लग चुकी है। व्हाट? अमार कहाँ से आ गया बीच में? वो लोग कंफ्यूज हुए थे। वनीज़े बच्चे, तुम ही कुछ बताओ, ये अमार दरमियान में कहाँ से आ गया? चाचू, वो मिलाकर उसने ज़बान खोली थी। वो मुझे अमार ने ही किडनैप करवाया था और वो मुझे पिंडी ले गया था। वो महतात अंदाज में बोल रही थी। तो फिर मिशम ने अमार को इसलिए कत्ल कर दिया? मंसूर साहब पुरसोच अंदाज में बोले। जब उन्होंने कहा तो जैद साहब बोले, वो इतना शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है? भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अपनी जॉब का भी ख्याल नहीं रहा क्या? ये मिकाइल था। पता नहीं कैसे हुआ, माहिर ने भी हिस्सा लिया। वो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। मैंने मारा है उसे। उसकी गहरी सरसराती आवाज़ सबको खामोश करवा गई थी। क्या? सबसे पहले सलमी बेगम के होंठों से निकला था। मामा, मैंने गोली चला दी। उन्होंने नहीं। वो अब क्या होश में आई थी? बट क्यों? मिकाइल ने पूछा था। वो मिशम पर एक गोली चला चुका था और वो और भी फायर कर रहा था। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उस पर गोली चला दी जो सीधा उसके सीने पर लगी थी। तो फिर भाई? अब माहिर पूछ रहा था। उन्होंने मेरे हाथ से पिस्टल ले ली थी। आगे मुझे कुछ नहीं पता। वो चुप हुई। बाबा, अब क्या होगा? भाई ने अपने सर ले लिए। अगर वो इकबाल जुर्म कर लिया तो? मिकाइल खौफजदा सा था। अभी सिर्फ दुआ करो मिकाइल, जो होगा सुबह ही होगा। वो रात लंबी थी और तुम्हें मालूम है होना चाहिए कि गम की रातें लंबी हुआ ही करती है। जेल में वो रात उससे भी ज़्यादा लंबी थी। अभी कुछ भी नहीं हो सकता था। जो होना था सुबह ही होना था। वो जानता था इसके पीछे कोई नहीं आएगा। ये उसका अपना हुआ रास्ता था। अपनाया चुना हुआ रास्ता था। उसका अपना कैरेक्टर क्या मैच था, उसे खुद ही साफ करना था। वो उस वक्त दीवार से टेक लगाए बैठा था। गलती किसकी थी? वो तजिया कर रहा था। इसकी, वनीज़े की, अमार की? शायद किसी की भी नहीं। ये किस्मत का लिखा था। उसे ऐसे ही होना था। कल
अवार्ड सेरेमनी थी, वो नॉमिनेटेड था, मगर अब एक सवालिया निशान था जो उसके दिमाग को जकड़ चुका था। रात को तो सिर्फ एक चैनल पर न्यूज़ आई थी, लेकिन अब सुबह के वक्त हर न्यूज़ चैनल, अखबार, मैगजीन इसी के चर्चा थे। और वो कहा था कि उसने गुमनामी से नफरत है। वो मशहूर रहा था, लेकिन ये मशहूर उसे नहीं चाहिए थी। स्पेशल इवेंट इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी कमीशन बैठा था। मामलात की छानबीन हुई थी, उसके किरदार पर बातें हुई थी कि उसने अपनी बीवी के साबका शौहर का कत्ल किया है। एक बार फिर से न्यूज़ में बतौर हेडलाइंस आया था। साथ ही वनीज़ा के मुतालिक भी बातें हो रही थी। उसे 3 दिन हो गए थे हवालात में। आज फाइल इंक्वायरी बैठी थी, उसे इंक्वायरी रूम ले जाया गया था। आखिर ये तय हुआ कि ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया, लेकिन साथ ही साथ उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। उसकी 4 सालों की मेहनत सब मलियामेट हो गई थी, सब मिट्टी में मिल गया था। वो एक रात उसका सब कुछ बहा कर ले गया था। आज 3 दिन बाद वो घर आया था। मेन डोर से एंट्री होते उसने गहरी सांस ली थी। दिल में एक शिकवा सा आया था। किसी ने पलटकर उसकी खबर भी नहीं ली थी। चलो बाकी तो छोड़ दो, जिसकी खातिर उसने ये सब किया था वो भी उसे भूल गई थी। चौकीदार ने जो ही उसे देखा, अरे मिसम भाई आप आ गए, शुक्र है खुदा का। बेगम साहिबा का बुरा हाल है और साहब भी बेहद परेशान है। कैसे हैं आप? उसने जवाब में खैरियत दरियाफ्त की थी। अल्लाह का करम है जी। उसने उससे मिलता वो अंदर की तरफ आया था। लॉन्च में नुसरत बेगम और सलमी बेगम बैठी थी, जबकि वनीज़े भी वहीं सोफे पर हत्ती पर सर रखे उदास सी बैठी थी। मिकाइल और माहिर मोबाइल पर सर झुकाए थे। जाहिद साहब अखबार देख रहे थे और मंसूर साहब शायद घर नहीं थे। उसे देखते सभी अपने काम छोड़कर खड़े हुए, जबकि नुसरत बेगम उसकी तरफ बढ़ी थी। मेरा बच्चा, जानो उसके दिल में क्या आई। वो उन्हें इग्नोर करते सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में बंद हुआ था। देख लिया आप, और रो रो कर खुद को हल्कान करे। मिकाइल को कहाँ आराम था। खामोश रहो मिकाइल, वनीज़े ने कहा था, जिसको सुनते वो सब हैरान हुए थे। क्यों क्यों खामोश रहूं? देखा नहीं कैसे बदतमीजी से गए हैं? मैंने देखा है मिकाइल, वो उठ खड़ी हुई थी। मैंने देखा है, लेकिन क्या तुमने उस इंसान की ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हो जो उस वक्त अपनी 4 साल मेहनत को खो चुका है? तुमने शायद न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन मिकाइल, जिस इंसान ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी हो वो ऐसा ही बिहेव करेगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि क्रेडिबिलिटी का खोना मरने से ज़्यादा तकलीफ दे होता है। लेकिन वनीज़े, इसमें मम्मा या हमारा क्या कसूर? अब के माहिर भी पूछा। उसमें भी मीशम का रवैया पसंद नहीं आया था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, किसी का भी कोई कसूर नहीं, लेकिन कसूर उनका भी नहीं है कि उन्होंने जिन हाथों से अवार्ड रिसीव करना था उन हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई। समझने की ज़रूरत तुम्हें है मिकाइल। प्लीज़ तकलीफ़ ज़दा को और तकलीफ़ मत दो। नुसरत बेगम उसके पास आई थी और बिना कुछ कहे उसके गले से लगा लिया था। सलमी बेगम मुस्कुराई थी। वैसे हमारी बेटी इतनी समझदार है, हमें नहीं पता था, वो कह रही थी। मंसूर साहब घर आए थे तो उन्हें जैसे ही पता चला वो फ़ौरन उसके दरवाजे पर दस्तक दिए थे। मिशम बच्चे बात सुनो, कोई जवाब नहीं मिला था। दरवाज़ा लॉक था और अंदर बेहद खामोशी थी। सुबह के 10 बजे वो घर आया था और अब रात के 10 बज चुके थे, मगर जैसे वो तो गायब ही हो गया था। अभी नुसरत बेगम और मंसूर साहब दोनों खड़े थे। बाकियों को उन्होंने कमरों में भेज दिया था। खुदा का वास्ता है मिशम, दरवाज़ा खोल दो, क्यों सता रहे हो? उन्होंने मिन्नत की थी तो जवाब में हल्की सी आहट महसूस हुई। प्लीज़ अभी चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। लेकिन बेटा, मंसूर साहब ने कुछ कहना चाहा। प्लीज़ बाबा। वो उनकी बात काट गया था। दरवाज़ा अब भी बंद था, जबकि दरवाजे की दूसरी तरफ वो ज़मीन पर बैठा था। चंद लम्हे बाद वो ज़मीन से उठता बेड पर आ बैठा। उसके दिमाग में झकड़े चल रही थी। वजह ये नहीं थी कि उसने कत्ल नहीं किया था, फिर भी मुजरिम बना था। वजह सस्पेंशन थी, वजह बेइज्जती थी, वजह वो थप्पड़ था जो उसने दौरान उन हरासत एक एसपी से पड़ा था। वजह ज़िल्लत थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने नींद की गोलियां निकाली थी और बेड पर गिरते नींद में चला गया था। उसने वक्त मांगा था, लेकिन अब तो तीसरा दिन होने वाला है। उसकी कोई खैर खबर नहीं है। नुसरत बेगम हद दर्जा परेशान थी, जबकि मंसूर साहब किसी गहरी सोच में थे। मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो उन्हें मुतवज्जा ना देखकर ज़रा ज़ोर से बोली थी। सुन रहा हूँ, ये वक्त भी आना था मुझे।
जिस बेटे का नाम लेते लोग मुझे रश्क से देखते थे, अब उसी बेटे के बारे में सरगोशियाँ होने लगी हैं। कल तक जो मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मिशन से कहे फला काम करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, अब जानबूझकर तंजिया बातें करने लगते हैं। खुदा का शुक्र है कि वो बाहर नहीं निकला, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह आज़र्दगी से कह रहे थे, मेरी ऊंची नाक वाला बेटा है, खुदा उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो दुआ ही कर सकी थी। वो तीनों इस वक्त लाउंज में विराजमान थे, जबकि कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। भाई के कमरे से आवाज़ आई है, लगता तो यही है। वो तीनों भागे थे। भाई दरवाज़ा खोले। क्या हुआ है आपको? माहिर ने दरवाज़ा बजाया। प्लीज़ मिकाइल, मुझे तंग मत करो और चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से भी। उसके झुंझलाहट से भरपूर लहजा देखते भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। भाई, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, माहिर ने कहा तो वनीज़े फ़ौरन खाने की ट्रे बना कर ले आई। माहिर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। आई शट जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी और मेरी फ़िक्र मत करो, जाओ। साथ ही छन्नाके की आवाज़ के साथ शीशा टूटा था। वह सब बारी बारी कोशिश कर चुके थे, नुसरत बेगम, मंसूर साहब, सलमी बेगम और हत्ता कि जैद साहब भी। मिकाल और माहिर तो हर 1 घंटे बाद कोशिश कर रहे थे। जब वो सब लॉन्च में बैठे थे, जब अनीसा एकदम उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ चली? मिकाल ने फ़ौरन कहा। खाला जानी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं जाऊँ? मेरा मतलब है अगर आप लोगों को बुरा न लगे। अरे बेटा प्लीज़ तुम जाओ, शायद वो दरवाज़ा खोल दे। और बुरा क्यों लगेगा, तुम बीवी हो उसकी। वनीज़े ने खाने की ट्रे बनाई थी और मुख्तलिफ दुआओं का वर्द करते वो दरवाज़ा बजाया। मिकाइल, प्लीज़ तंग मत करो। इस दफ़ा वो मिन्नत भरे लहजे में बोला था, शायद वो थक चुका था। हल्की मध्यम आवाज़ जो अपने अंदाज हज़ारों गम लिए हुए थी। दरवाज़ा खोले। मिकाइल, नहीं, मैं हूँ वनीज़े, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले प्लीज़, वो हल्की सी आवाज़ में बोली थी जब अंदर खामोशी छाई थी। वो खड़ी रही थी। मिशम, उसने पुकारा था, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। जब लॉक घुमाने की आवाज़ आई थी, वनीज़े की आंखें हैरत से फैली थी। जब वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस बेड पर जा बैठा था, वनीज़े दरवाजे से अंदर आई थी। एक दफ़ा जायज़ा लिया था। वो उस वक्त रफ सी ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थी जिन्हें वो झुकाए हुए था। कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। वनीज़ा ने याद किया था, गालिबन ये वही पट्टी थी जो उस वक्त बंधी थी जब वो घर आया था। फिर उससे होते उसकी नज़रें कमरे पे दौड़ी। जगह जगह कांच बिखरे थे, ड्रेसिंग का शीशा टूटा हुआ था, कुशन्स ज़मीन पर पड़े थे, गोया एक तूफ़ान था जो गुज़र गया था। लेकिन बेड पर बैठे वजूद देखती वह अंदाज़ा लगा चुकी थी, क्या तूफ़ान वाकई गुज़र चुका है? वो इधर उधर देखता, उससे कुछ नज़रों से नहीं मिला रहा था। वनीज़े एहतियात से आगे बढ़ी और बेड पर दरमियान में ट्रे रखती उसके पास साथ बैठी थी। कुछ देर खामोशी हायल रही थी। वनीज़े की आवाज़ ने उसकी सकूत को तोड़ा था। आपसे ऐसी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। उसके लहजे में तंज नहीं था, वो बस सादगी से कह रही थी। मिशम ने सर उठाया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भारी हुई थी। तो फिर यूँ इस तरह कमरा बंद करके बैठने का क्या मतलब है? अब वो निवाला बना रही थी, इंसान अपनी बर्बादी का शौक भी ना मनाए। वो कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी और फिर बिना बना हुआ निवाला उसके मुंह के करीब लाया था। मीशम सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। खाले, ये एक तरह की माजरत है, मेरी वजह से ये सब हुआ ना। मीशम ने एक नज़र उसे देखा और दूसरा उसका हाथ को, और फिर धीरे से सर झुकाकर निवाला ले लिया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब होना था, मुझे यूं ही जलील होना था। बहुत से चेहरों के नकाब खुलकर सामने आ गए और अब दूसरा निवाला बना रही थी। कैसे चेहरे, कैसे नकाब? वो सवालों कर रही थी। मेरे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वालों ने यूं जाहिर किया जैसे मैं कोई आदी मुजरिम हूँ। और वो शख्स जो जी सर करते नहीं थकता था, उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो जिल्लत भूले नहीं भूल रही यार। दूसरा निवाला लिया था। फिर खामोशी का दौरानिया बढ़ा। वो यूं ही निवाले बनाकर उसे खिला रही थी। उस खामोशी में कोई झिझक, कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, क्योंकि इस वक्त एक लड़की अपने मोहसिन के दिलजोई कर रही थी। ऐसा मोहसिन जो उसका कत्ल तक सर ले चुका था। खाना ख़त्म हुआ। वो शायद कुछ ज़्यादा ही भूखा था। और ले आऊँ? वनीज़े ने पूछा तो वो चौंका। मैं इतना ज़्यादा खा गया, बस और नहीं खाना।
कुछ शर्मिंदगी से महसूस हुई। अरे नहीं नहीं, मैं लाई ही कम थी। अब वो ट्रे साइड टेबल पर रखते अलमारी की तरफ बढ़ी। उसकी अलमारी भी तहस नहस हुई पड़ी थी। मनीजर ने मुश्किल से एक इस्त्रीशुदा कुर्ता सलवार निकाला। उठे, सावर ले, चेंज करे। मूड नहीं है मेरा। वो अब कुछ रूखा हुआ था। प्लीज़ बाबा के दामाद, मीशम बेसाख्ता मुस्कुराया, यानी हक जताया गया था। वो वॉशरूम में घुसा था। वनीज़र ने कुशन्स उठाए थे, बेड का हुलिया दुरुस्त किया था और फिर वो चौंकी थी। बेड की दूसरी तरफ अर्ध जले सिगरेट से भरी ट्रे पड़ी थी। उसने बेसाख्ता वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा था, फिर बिना कुछ कहे डस्टबिन में एस्ट्रे खाली की थी। कुछ ही देर में कमरा अपनी असली हालत में आया था। अब वो मॉप लगा रही थी, खिड़कियां खोलकर पर्दे हटा देते। मिशन बाहर निकला तो देखकर एक लम्हे को चौंका, फिर ड्रायर से बाल खुश करने लगा। वो दोबारा बेड की तरफ बढ़ा तो उसने रोका। क्या बात है? अपनी तैयारी मुकम्मल करे मोहतरम, घड़ी पहने, बॉडी स्प्रे करे, जेल लगाए। ये क्या बनाया हुआ है? मिसम साइड से गुजरा। मूड नहीं है मेरा मोहतरमा फ़िलहाल कुछ भी करने का। वो बेड पर बैठ चुका था, दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टिकाए और हाथ सर पर रखे। वनीज़ा बाहर चली गई थी। वो उस पोजीशन में बैठा रहा था। जब कुछ देर बाद वो वापस आई तो हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। उसके साथ बैठते उसने हाथ आगे किया था। मीशम चौंका। हाथ दे, बैंडेज चेंज कर देती हूँ। मीशम ने हाथ आगे बढ़ाया था। वनीज़ा ने आहिस्तगी से बैंडेज उतारी थी, लेकिन वो बुरी तरह चिमटी हुई थी। आराम से, मीशम बेसाख्ता बोला। सॉरी। वनीज़ा ने काम जारी रखी थी। वो आहिस्तगी से बैंडेज अलहदा कर रही थी, फिर ज़ख्म को साफ करके नई बैंडेज लगाई थी। अब वो हाथ धोकर दोबारा उसके पास आ बैठी थी। मुझे बेहद शर्मिंदगी है, मेरी जल्दबाजी की वजह से आपका बेहद नुकसान हुआ। वो नज़र झुकाए बोल रही थी। कोई बात नहीं, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। बस कुछ चीज़ें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यहाँ भी यही मामला है। वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्मल नहीं था। मैंने उस प्रोफेशन को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 4 साल दिए, अपना खून पसीना दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? नफ़रत, धुतकार, बेएतबारी। हाँ सही है, ये सब भी तो डिज़र्व करता था, क्योंकि गलती हो हुई थी ना। लेकिन ज़िल्लत, और इतनी ज़िल्लत मैं डिज़र्व नहीं करता था यार। तो कत्ल का इल्ज़ाम लेना आपको अपनी गलती लग रही है अब? वनीज़ा ने कुछ देर बाद कहा था। नहीं, इल्ज़ाम लेना गलती नहीं था। गलती तो बहुत साल पहले हुई थी। वह आहिस्ता से बोला। अच्छा, मुझे लगा वो कुछ ही कह रही थी जब वो बात काट गया। आप अंदाज़ा बहुत जल्दी लगा लेती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर वनीज़ा बोली। आपको अवार्ड भी नहीं मिल सका? जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोला। आप बोल ले, अगर कुछ बोलना है तो। मैं सुन रही हूँ। वो मुस्तैद से बैठी थी। मैंने जाना कि पराए पंगे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना उसके असरात सालों तक आपका पीछा करते रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये अमार की बहन रिमशा मुझसे प्यार करती थी। हम तब ICS के कर रहे थे। वो मेरी क्लासमेट थी। फेयरवेल वाले दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया। मेरी अजीब सी नेचर थी। जो लड़कियां खुद लड़कों को अप्रोच करती है, मुझे जहर लगती थी। इनफैक्ट लगती है। मैंने जस्ट इतना कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ना है। वो बहुत रोई, बहुत चीखी, लेकिन मेरे कान पर जूं तक ना रहेंगी। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन बस यहीं तक। फिर उसे हुआ, यूनिवर्सिटी शुरू हुई। ये दिन वो मुझे एक हॉस्पिटल रूम में एक लड़के के साथ मिली। वो दोनों कुछ गलत कर रहे थे। पता नहीं वो इन्वॉल्व थी या नहीं, लेकिन वो मेरे क्लास फेलो थी। मैंने उसे वहाँ से निकालना चाहा। वो चुप हुआ। फिर क्या हुआ? वनीज़ा ने सबर न हुआ। कुछ दिन बाद पता चला वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में पागल हो गई थी। उसकी फैमिली को लगा कि उसने उन हालात में मैंने पहुँचाया है। तब तो कुछ खास ना हुआ, मगर कुछ अरसे बाद उसकी खुदकुशी की खबर आई। कुछ दिन तक मुझे भी बहुत गिल्ट फील हुआ, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर अमार, तुम्हारी शादी, वो सब मुझे नहीं खबर थी कि मेरी एक बेएहतियाती मेरी फैमिली के लिए इस कदर मुश्किलात पैदा कर देगी। वो बोलकर चुप हुआ। वो वनीज़ा चुप रही। कुछ तो बोलें, खामोश न रहे। वो उसे चुप देखते हुए बोला था। क्या कहूँ, क्या बोलूँ? ये वाहिद मामला है जिस पर मैं खुद को बेबस पाती हूँ। वो कंफ्यूज सी बोली। तो वो उसे देख कर रह गया। एतमाद का पौधा अभी छोटा था।
उसे दर्द बनने में वक्त लगना था। ओके, जैसे आपको सही लगे। वो उठ खड़ी हुई। बाहर नहीं आएंगे। नहीं, कैसा हूँ, सबको फेस करने का हौसला नहीं है मुझ में। वो बस बेबस सा हुआ था। तो फिर बुज़दिल ही होने हुए ना आप। वो जानती थी उसे कैसे कंट्रोल करना है। ऐसी बात नहीं, मैं बस थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, वरना बुज़दिल नहीं हूँ मैं। देन प्रूव इट। अभी बाहर आए और मुझे गलत साबित कर दे। बट वो कुछ हिचकिचाया था, मगर फिर उठ खड़ा हुआ। चले, वो अनीज़े बाहर की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे चला था। अब वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे और लॉन्च में मौजूद तमाम नफूस हैरत का शिकार हुए थे, जबकि नुसरत बेगम की ज़बान से बेशाख्ता माशाल्लाह निकला था। आगे आगे वो ब्लैक सलवार कमीज़ में मलबूस थी, जिसके साथ गोल्डन लेस लगी हुई थी। तो पीछे पीछे ब्लैक ही कुर्ता सलवार में मलबूस वो सर झुकाए सीढ़ियाँ उतर रहा था। जो ही वो नीचे मंसूर साहब ने खड़े होते अपना बाजू उसके तरफ बढ़ाया था। वो फ़ौरन बढ़ते उनके गले लगा था। वनीज़ा हल्का सा मुस्कुराते सोफे पर जा बैठी। वो काफ़ी देर उनसे लग कर खड़ा रहा। इधर देखो मेरा बच्चा। उन्होंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की। ना करे बाबा, वो हल्का सा बोला था। उधर मुझे चेहरा तो दिखाओ ना। नहीं, आपको देखा तो शायद जब्त खो दूंगा, फिर बुरा लगेगा ना। अच्छा ना देखो। वो उसे खुद से लगाए खड़े रहे। काफ़ी देर बाद वो उनसे अलग होता सोफे पर बैठा। नुसरत बेगम ने प्यार से उसे देखा था और अब वो सभी को बेहद प्यारा हो गया था। कुछ देर बैठने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। नींद आ रही है बाबा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। लंबे लंबे डग भरता वो कमरे में बंद हुआ था। मनीषा उसकी पुष्ट देखते सांस भर के रह गई। रात के खाने पर मिकाइल फिर से उसे बुला कर लाया था। वो खामोशी से आकर खाने लगा था। खाना सबने ही बेहद खामोशी से खाया था। वनीज़ा खामोशी से उसके तासुरात देख रही थी, जो संजीदा सा था मगर सवागवार लग रहा था। और फिर मीशम के चेहरे को देखते वनीज़ा के जहन में कुछ क्लिक हुआ। खाने के बाद उसने अपने कमरे में आकर अलमारी खोली थी और एक एनवेलप निकाला था। और निकाल कर देखा तो एक लम्हे को हिचकिचाई थी। वो उसके कमरे में आई थी। फिर से लाइट बंद थी। कमरे में स्मेल सी फैली थी। मीशम, उसने बेहद आहिस्तगी से कहा था। दूसरी तरफ सोफे पर आधा लेटा वजूद चौंका था। उसी लम्हे मनीजन ने बोर्ड पर हाथ मारते लाइट ऑन की थी, तो मीसम ने बेसाख्ता आंखों पर हाथ रखा था। वो अब समझी थी वो स्मोकिंग कर रहा है। वनीज़ा की आंखें हैरत से फैली थी। उसे देखते फ़ौरन बुझा कर फेंका था। आप यहाँ खैरियत? इस वक्त कुछ बात करनी थी क्या? मीशम सीधा हुआ। वनीज़ा की बात नज़रें मीशम पर जमी। उसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। अमार किसी बड़ी चीज़ में मुलविस था मीशम, कोई ऐसी चीज़ जो हम दोनों को परेशानी में डाल सकती है। मीशम का लहजा संजीदा हो गया। उसकी आंखें सुकेड़ी थी। क्या बात कर रही है? वनीज़ा हिचकिचाई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मेरे पास कुछ टिप्स है जो ये साबित करती है कि अमार कोई मासूम शहरी नहीं था। वो रुकी। तो फिर क्या था? वो एक ड्रग डीलर था मीशम। वनीज़ा ने उसकी तरफ देखते बात मुकम्मल की थी। मीशम की आंखें फैल गई। चेहरा पीला पड़ गया। क्या? कैसे? वनीज़ा ने सर हिलाया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता चला मीशम। मैं उसकी बीवी रह चुकी हूँ, उसके साथ एक कमरे में। मीशम के माथे पर बल पड़े थे, मगर वो बोल रही थी। अहम बात यह है कि हम इस मामले को आपके नाम साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही, लेकिन ये तो क्लूज़ हो चुका होगा वनीज़ा। आप फिर से? वो कंफ्यूज था। मुझे नहीं मालूम आप कैसे करेंगे, बट यू हैव टू डू दैट। वो एनवेलप छोड़ते वहाँ से चली गई थी। मीशम ने धड़कते दिल के साथ एनवेलप खोला। वो एक करके तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। वो रात बेहद भारी थी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। ये सब इतना आसान नहीं था। दोबारा से केस खोलना और फिर से इन्वेस्टिगेशन करना या करवाना। सुबह वो सब साथ मौजूद थे जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, मगर मसला ये हुआ था कि माहिर और मिकाइल जा चुके थे। वो परेशान सी खड़ी थी। मैं छोड़ दूंगा आपको, फ़राग दिली से ऑफ़र की गई, उसने हल्के से लहजे में कहा। कुछ ही देर में वो लोग यूनिवर्सिटी के रास्ते पर थे। गाड़ी में इंतहाई खामोशी थी। जब अनीज़ा ने उसकी तरफ देखा तो फिर क्या सोचा आपने? वो पूछ रही थी। किस बारे में? उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की तरफ था। मैं केस की रीओपनिंग की बात कर रही हूँ। वनीज़ा ने अब उसकी तरफ गर्दन मोड़ी थी। यह सब नहीं है जितना
आसान दिख रहा है। मीसम आहिस्तगी से बोला। वनीज़ा खामोश हो गई। यूनिवर्सिटी आ गई थी तो वो गाड़ी से उतरने लगी, तभी नज़रें अपने बैचमेट्स पर पड़ी जो उनको देखते सर जोड़कर कुछ खुसर-फुसर कर रहे थे। वनीज़ा ने शिकायती नज़रों से मीसम को देखा था। मीसम ने लब भींचा था और फिर अगले ही लम्हे वो गाड़ी से निकलता उनकी तरफ बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स। यस, वो लोग मुतवज्जा हुए। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? वो खासा संजीदे लहजे में बोला था। माज़रत के साथ मिस्टर, लेकिन आराम से मुखातिब हो, आप एसएसपी नहीं रहे। इनमें से एक लड़की आगे बढ़ते बोली थी और साथ ही वो लोग हाथ पर हाथ मारते कहका लगाते वहाँ से चली गई थी। मुनीज़ा ने गहरी सांस ली थी और फिर बोली, ओके अल्लाह हाफिज़। दिन का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बदा खुदा सब खैर करे। यूं ही मिशम ने सर हिलाया। खुदा हाफिज़। वो वापसी के लिए निकलना था और फिर एक सोच के तहत उसने गाड़ी कमिश्नर शयान के घर की तरफ मोड़ी। कुछ ही देर बाद वो उनके ड्राइंग रूम में बैठा था। वो इज़्तिराब की कैफियत में बैठा एक टांग मुसलसल हिला रहा था। जब कमिश्नर सयान वहाँ आए, वो एहतरामन खड़ा हुआ। बैठो बैठो यंग मैन, उन्होंने इशारा किया था। वो उनके बैठने के बाद बैठा। सुनाओ, कैसी जा रही है सस्पेंड ज़िंदगी? वो हल्के फुल्के लहजे में बोले। मिसम ज़रा सा मुस्कुराया। बहुत बुरी सर, बेहद बुरी। लगता है सब रुक गया है। वो धीमे से बोला। अच्छा, फिर क्या सोचा? अब क्या करना है? बाबा का बिजनेस ज्वाइन करना है या कोई जॉब स्टार्ट करनी है? उन्होंने तो गोया असल बात निकलवाने की ठानी थी। इसी मुतालिक बात करनी थी आपसे। बोलो सर। आई वॉन्ट टू अपील फॉर री-ओपनिंग ऑफ केस। शर्मिंदा सा सर को झुकाए वो उसने मुअद्दब सा कहा। कमिश्नर ने पीछे टेक लगाई थी और गौर से उसे देखा। ओके देन हाउ कैन आई हेल्प यू? वो पूछ रहे थे। सर, आई वॉन्ट योर सजेशन। मुझे करना चाहिए या नहीं? क्या कुछ हो सकता है या मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा? वो कंफ्यूज सा था। तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हें 1% भी उम्मीद है तो तुम्हें अपील करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी बात या चीज़ है जो तुम्हारी सस्पेंशन को ख़त्म कर सकती है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए पूछा था। सर, मुझे सस्पेंड किया गया है कि मैंने एक बेगुनाह को कत्ल किया क्योंकि मैं उस बात को छुपाया कि उसने मेरी बीवी को किडनैप किया। मीसम ने संजीदगी से बताना शुरू किया। फिर अब कमिश्नर साहब को तजस्सुस हुआ था। अब ये कि मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि अमार ड्रग्स डीलिंग और दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था। तो अब फिर आप क्या मशवरा देते हैं? तुम्हें ज़रूर अपील करनी चाहिए मीसम सिकंदर। खुदा तुम्हें कामयाब करे। वो उठ खड़े हुए थे। मीशम भी उठ गया। कुछ ही देर बाद वो सारी सा घर की तरफ गामजन था। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में एंटर होते उसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। सब वहीं मौजूद थे, लेकिन अपने अपने कामों में। मंसूर साहब ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। उसे देखे तो चौंक गए थे। वो बेहद मुतमईन दिखा था। जो बेचैनी कुछ दिन से उसके रोम रोम में छाई थी, वो कहीं दूर भागी थी। वालेकुम सलाम बच्चे, आओ मेरे साथ ऑफिस चलो। उन्होंने उसका मूड अच्छा देखते ऑफर डाली थी। नो बाबा, ये ऑफिस वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। हम तो बस गन से खेलना जानते हैं। वेल, लेकिन अब कुछ और तो सोचना पड़ेगा ना बच्चे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें कोई काम करना चाहिए। बाबा, मैं केस रीओपन करवा रहा हूँ। उसने उनकी बात काटी। वो चौंके थे। रीओपन? बट क्यों? मुझे लगा मुझे करवाना चाहिए, इसलिए। बाबा, क्या अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो दुआ देकर चले गए थे। अब वह ज़ैद साहब के पास बैठा था। उनके हल्के फुल्की गुफ्तगू जारी थी। 3 दिन गुजर गए थे। वो बुरी तरह भाग दौड़ में मसरूफ़ था। कुछ सबूत आगे अगर मिले थे तो मज़ीद वह इकट्ठे कर रहा था। ज़िंदगी भागम दौड़ में गुजर रही थी। वनीज़ा यूं ही जाती थी और वहाँ खाने पीने का होश भुलाए बस ऐसी भाग दौड़ में था। 5वें दिन हियरिंग थी। रात वो सो नहीं सका था। सोई तो वो भी नहीं थी। जहाँ एक तरफ वो जाए नमाज बिछाए अपने रब से फरियाद कर रहा था, वहीं वो भी उसकी कामयाबी के दुआ गो थी। वो रात भी लंबी और भारी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जेल में गुजारी पहली रात भारी थी। कहीं ना कहीं मीशम का दिल डर रहा था। नाकामी, खौफ और ज़िल्लत का डर उसकी रगें मुंजमद कर रहा था। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हलचल मची थी। उसकी अपील से सोशल मीडिया की अनदेखी फ़ौज को एक्टिव कर दिया था, जो हर हैशटैग जस्टिस फॉर इनोसेंट अमार फॉर को एक बार फिर से ट्रेंडिंग बना चुके थे। लेकिन कल हियरिंग की लाइव
कवरेज होनी थी। क्या होता अगर वो फिर से हार जाता? उसके भाई कहते नहीं थे, लेकिन वो लोगों की तमस्खराना निगाहों का मरकज़ बन चुके थे। वनीज़े की तरफ का हाल तो वो खुद देख चुका था। मंसूर साहब का बाहर निकलना कम हो चुका था। नहीं, वो नहीं हार सकता था, चाहे कुछ भी हो। सुबह की नमाज के बाद वो जायनमाज़ उठा कर तैयार हुआ। दिल में मजबूत इरादा कर लिया था, ये जंग उसे हर हाल में जीतनी है। हियरिंग 10 बजे थी, मगर कुछ काम पेंडिंग थे जो उसे मुकम्मल करने थे। लॉन्च अबूर करते वो घर से निकला था। अभी घर पर बेहद खामोशी थी। वो जानता था वो सब घर से ही देखने वाले थे। 10 बजे वो SIU कोर्ट दाखिल हुआ था। सामने पैनल बैठा था। वो 3 ऑफिसर्स थे। उससे इंट्रोगेशन शुरू हुई। हर सवाल का जवाब वो बेहद आराम से दे रहा था, और फिर उसने वो वार किया था जिसके लिए वो यहाँ आया था। सर, मैं अमार को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसी चीज़ की खबर उसे हो गई थी। ओके। उसी दिन उसको आपसे शूट कर दिया। काफ़ी तीखे लहजे में सवाल किया गया था। नो सर, इसलिए नहीं, मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल चुके थे, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया। आई सी, आपकी वाइफ जो उसकी एक्स वाइफ रह चुकी थी, वो उस चीज़ से डरता था। उसने मुट्ठी भींची थी। यस सर, बट उसे शूट करने की वजह ये नहीं थी। वो तहम्मुल से बोला था। वेल, तो फिर क्या वजह थी? कोर्ट की खामोशी किसी मुर्दा खाने की खामोशी जैसी मालूम होती थी। यूँ लगता था जैसे सा तासुरात हड्डियों में उतर रहा हो। अगर तुम सिकंदर विला आओ तो वो सब लॉन्च में टीवी लगाए उसे देख रहे थे। यहाँ की खामोशी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। अब अगर वापस आओ तो कोर्ट रूम तो मिशन से इंटरोगेशन अभी भी जारी थी। सर, मैं उसी टाइम अपनी ड्यूटी पर था। आई वॉज चेजिंग हिम। यू कैन आस्क माई टीम। वो पुरएतमाद सा बोला। वेल, तो किसने आपको ये ड्यूटी असाइन की? बिकॉज आपने हाई अथॉरिटीज़ से कोई परमिशन नहीं ली थी, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। देन हाउ यू कैन से दैट आप ड्यूटी पर थे और उसी इनकाउंटर के दौरान यू फायर्ड हिम? मिशम ने गहरी सांस ली। ये वक्त डू और डाई का था। उसने खुद को परसुकूं किया और फिर हल्का सा मुस्कुराया। सर, मुझे ये सीक्रेट ड्यूटी कमिश्नर सयान ने असाइन की थी। उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। एनी प्रूफ? यस सर, आई हैव चैट रिकॉर्ड्स। और दूसरी तरफ उसको हवरेज को देखते कमिश्नर सयान ने मुट्ठी बनाते होंठ पर रखी थी। ओफ दिस गाय, नाउ हाउ ही विल प्रूव इट? मिशम ने चैट रिकॉर्ड दिखाया था। वो उस दिन की चैट थी जब वनीज़ा किडनैप हुई थी। दरअसल वो उससे पूछ रहे थे कि वो क्या करने वाला है, लेकिन मिशम ने उसे अपने रंग में पेश किया था और यहाँ हुई थी चेकमेट। कमिश्नर शयान मुस्कुराए तो दूसरी तरफ घर पर भी एक इत्मीनान की लहर दौड़ी थी। ओके, बट वट वेर प्रूफ्स अगेंस्ट हिम? मिशम ने पेश बुक्स निकाले। ये क्या है? प्रूफ्स निकाले होगा। वो ड्रग डीलिंग की पिक्स थी। अच्छा, पिक्स निकाले जो वनीज़ा ने कैप्चर की थी, और 7 वॉइस रिकॉर्ड्स भी जिनमें वो डील्स फाइनल कर रहा था। ओके मिस्टर मिशम सिकंदर, आप जाए, हम उन प्रूफ्स की वैलिडिटी चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उन्होंने मिशम से मुसाफा किया और फिर मिशम वहाँ से निकल आया। उस वक्त दिन का 12 बज रहा था। वहाँ से निकला ही था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। माहिर का लिंक उसके ने कॉल अटेंड की। यस माहिर भाई, आप कहाँ हैं? मैं बाहर हूँ। कोई काम है क्या? नहीं भाई, बस यूं ही पूछ रहा था। मामा परेशान हो रही है। मिसम हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ जानी, तब नहीं कुछ हुआ जब मैं जलील हुआ, तो आज तो मुझे 90% उम्मीद है कि मैं जीत सकता हूँ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। माहिर ने मुस्कुराते कॉल बंद की थी। भाई इज़ परफेक्टली ऑल राइट, उसने सबको तरफ देखते कहा था। जब दूसरी तरफ मिशम उस वक्त करीब की मस्जिद में गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने वज़ू बनाया और फिर अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ हो गया। अब वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह जी, आप तो जानते हैं हकीकत क्या है। मैं नहीं कहता कि मुझे
कमबैक लाजमी चाहिए, लेकिन प्लीज़ कुछ ऐसा कर दे कि मेरा नाम धुल जाए। ये ज़िल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो मुहाफ़िज़ बनना चला था और लोग मुझे ही लुटेरा समझ रहे हैं। अल्लाह जी आपको अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मुझ पर अपना रहम कीजिए, मेरी मदद कीजिए। एक नामहसूस सा आंसू उसकी आंखों से बह निकला। जाने वो कितनी देर तक यूं ही बैठा रहा। जब उसका मोबाइल बजा, उसने मोबाइल हाथ में लिए तेज़ी से जूते पहने और अब बाहर निकला। बाहर निकल कर कॉल रिसीव की। हेलो मिशम सिकंदर, डीआईजी हसन हियर। हाय सर, वो धड़कते दिल के साथ बोला। ऑन बिहाफ ऑफ माई डिपार्टमेंट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू कैन जॉइन योर ड्यूटी फ्रॉम नाउ ऑन एज योर प्रीवियस पोजीशन। थैंक यू सो मच। डीआईजी हसन साहिस्तगी से बोल रहे थे। इट्स ओके सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। इट्स माई ऑनर टू सर्व माई कंट्री। दूसरी तरफ डीआईजी हसन हल्का सा मुस्कुराए थे। वेल, ड्यूटी पर तो आ गए मिस्टर, लेकिन आवाम को कैसे डील करेंगे जो आपके खून की प्यासी हो चुकी है। मिशम ने सांस लिया और फिर बोला, जिस रब की ज़ात ने यहाँ तक साथ दिया वो आगे भी मदद करेगा सर। कल मुलाकात होती है आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कॉल एंड हुई थी। इस लम्हे मिशम का दिल शुक्रगुजारी और आजिज़ी के एहसास से पुर हुआ था। वो तेज़ी से मुड़ा और मस्जिद में दाखिल होते हुए दोबारा सजदे में गिर गया। वहाँ से वो अपनी बाइक पर बैठता निकला था। कुछ देर बाद वो घर के रास्ते पर था और जब वो खुश होता तो उसकी बाइक तेज़ी से चलती थी। अभी भी वो रश ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद वो घर के गेट पर था। जो ही वो लाउंज के दरवाजे से एंटर हुआ, उसका मुंह खुल हलक तक कड़वा हुआ। बाकी सब तो ठीक था। उसकी फैमिली लाउंज में मौजूद थी, लेकिन उसका मूड सफ़ीना को देखकर ख़राब हुआ था। जो ही सफ़ीना की नज़रें उस पर पड़ी, वो उस तक आई और फिर तेज़ी से आगे बढ़ते मीशम को हक किया। जहाँ सबकी आंखें फटी थी, वहीं मीशम का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे सुर्ख पड़ा था। उसने झटके से उसे परे किया। क्या बेहूदगी है, वो उसके कान के पास गुराया था। उफ हो मिशम, तुम क्यों डर रहे हो? मैंने उन्हें सब बता दिया है कि तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह कर चुके हैं, तो अब इतनी नज़दीकी तो मियाँ बीवी के दरमियान होती ही है। मिशम ने फ़ौरन सबको देखा था और उनके रिएक्शन बता रहे थे कि सफ़ीना सच कह रही है थी। मंसूर साहब जो उसे देखते उठ खड़े हुए थे, अब नफ़ी में सिर हिलाते बैठ चुके थे, जबकि जैद साहब उसे खशमगी निगाहों से देख रहे थे। तो वहीं नुसरत बेगम और सलमी बेगम सदमे में लग रही थी। उसके भाई कुछ हद तक मुतमईन थे, जबकि बीवी साहिबा मज़े से कोहनी सोफे पर टिकाए तमाशा देख रही थी, जैसे उसकी नहीं किसी और के शोहर की बात हो रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बेबसी सा हुआ था। वाहिद चीज़ जिससे उसे डर लगता था वो थी उसकी किरदार कशी और अपने माँ बाप की नज़रों में गिरना, जो अब उसे होता नज़र आ रहा था। वो मंसूर साहब की तरफ बड़े, बाबा ये झूठ कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी बस। बाबा उनके कदमों में बैठ गया था, लेकिन मंसूर साहब के कंधे झुक चुके थे, जो मीशम को तकलीफ़ दे रहे थे। उनसे मायूस होते वो नुसरत बेगम की तरफ बढ़ा था। मम्मा, आप तो समझे ना, अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं छुप कर क्यों करता? और आपने भी तो मुझसे पूछा था ना। तब्दीली आते कौन सी देर लगती? मिसम सिकंदर, नुसरत बेगम का लहजा अजनबी था। मम्मा, वो शिकस्ता सा लगा था। सही कह रही हैं खाला जानी, मैंने भी अपनी मेहंदी की रात उन दोनों को बेहद करीब देखा था। वनीज़ा ने भी लगे हाथों भड़ास निकाली थी और यहाँ मिशम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। जो जवाब में वो मुस्कुराई थी, उसका दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पर मिशम का खून खौल उठा था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मिशम? मैं क्या करूँ? सफ़ीना ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया था। मिशम तैस के आलम में मुड़ा था और उसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचा था। वो किसी कटी पतंग की तरह उसके सीने से लगी थी। मिशम, मंसूर साहब ने उसे तंबीह पुकारा था, जबकि सफ़ीना का रंग भी उड़ा था, जबकि उस पर तो गोया खून सवार था। बीवी हो ना तुम मेरी, वो चबा चबा कर कहता उस वक्त खौफनाक लग रहा था। सफ़ीना बेसाख्ता थूक निकला।